नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। शीतकालीन चारधाम यात्रा का 8 दिसंबर से होगा आगाज। सीएम धामी करेंगे शुभारंभ। ओमकारेश्वर मंदिर में होगी पूजा। उत्तराखंड में जल्द होगी 5000 शिक्षकों की नियुक्ति। मसूरी में बोले शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत। कहा कोर्ट के फैसले के बाद होगा प्रदेश में छात्र संघ चुनाव का निर्णय। हल्द्वानी में नगर निगम और जिला प्रशासन की कार्रवाई। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया ध्वस्त। आयुक्त और तहसीलदार मौके पर रहे मौजूद। आईआईटी रुड़की में छात्र ने दी जान। कमरे के अंदर फंदे से लटका मिला शव। राजस्थान का बताया जा रहा निवासी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। चमोली में दत्तात्रेय जयंती पर माता अनुसैया मेले की तैयारियां। उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मंदिर समिति और विभागीय अधिकारियों की बैठक। विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर जरूरी निर्देश दिए। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड की विश्व विख्यात चारधाम यात्रा में केदारनाथ धाम में भगवान शिव, बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु, गंगोत्री धाम में मां गंगा और यमुनोत्री धाम में मां यमुना जी के दर्शन ग्रीष्मकालीन गद्दी स्थल पर किए जाते हैं, जो ग्रीष्म काल में अक्षय तृतीया से भाई दूज के बीच होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रीष्म काल में दर्शन के बाद भाई दूज से लेकर के अक्षय तृतीया के बीच शीतकाल में इन गद्दी स्थलों पर देवता भगवान के दर्शन और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और इस दौरान भगवान शिव, भगवान विष्णु, मां गंगा और मां यमुनोत्री जी मनुष्य को दर्शनों के लिए ऊखीमठ, ज्योतिर्मठ, खरसाली और मुखवा में 6 महीने तक विराजमान रहते हैं, जहां स्थानीय लोग और पुजारी पूजा अर्चना करते हैं, जिसकी जानकारी ज्यादातर पर्यटकों को नहीं है और इस कारण यात्रा केवल ग्रीष्म काल तक ही सीमित रह जाती है। लेकिन सरकार चारधाम यात्रा को 12 महीने चलाने के लिए भगवान शिव, भगवान विष्णु, मां गंगोत्री, मां यमुनोत्री के शीतकालीन गद्दी स्थल की शुरुआत करने जा रही है, जिसका शुभ आरंभ 8 दिसंबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे और यात्रा की सुगमता के लिए 10 दिसंबर को एक बैठक भी होनी है। शीतकालीन चारधाम यात्रा को और ज्यादा विकसित करने पर चर्चा की जाएगी। जब चारधाम के कपाट बंद हो जाते हैं तो जो संबंधित जो हमारे तीर्थ स्थल हैं उसके जो देवतागण होते हैं वो प्रवास स्थल पर विराजित होते हैं। और ऐसे जो 4 स्थल चारधाम के हैं वो शीतकाल को लेकर के वहाँ पर जो श्रद्धालु आए शीतकाल में, क्योंकि मुख्य धाम के कपाट बंद हैं, तो जो प्रवास के धाम है वहाँ के कपाट खुले हुए हैं। वहाँ पर ये माना जाता है कि इन धामों में ही विराजमान हैं देवतागण। तो दर्शनार्थ जो श्रद्धालु आएँ वहाँ दर्शन करें। शीतकालीन यात्रा की तैयारियों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले निर्देश भी दिए थे और 10 तारीख को उसकी बैठक भी है। 8 तारीख को रुद्रप्रयाग प्रवास है माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो उस प्रवास के दौरान एक तो जो ऊखीमठ है जहाँ पर माना जाता है कि श्री बाबा केदार वहाँ विराजमान हैं, उनका दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। साथ ही साथ जो विभागीय अधिकारी हैं उनके साथ एक समीक्षा बैठक भी आयोजित की जाएगी, क्योंकि रात्रिकालीन प्रवास के साथ साथ जिले का भ्रमण और जो विकास कार्य उनकी समीक्षा के साथ साथ स्थलीय निरीक्षण भी है। तो उस दिन 8 तारीख को ऊखीमठ में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दर्शन किया जाएगा। हल्द्वानी में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण ध्वस्त करते हुए कब्जा लेने की प्रक्रिया को नगर निगम द्वारा तेजी से किया जा रहा है। गुरुवार को नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा लाल दंत पर संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि पर अतिक्रमण ध्वस्त किया गया। साथ ही उस भूमि को नगर निगम ने अपने कब्जे में ले लिया। मौके पर मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा और तहसीलदार सचिन कुमार मौजूद रहे। नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया कि शहर में चौथे स्थान पर नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाकर कब्जा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाते हुए उन्हें आमजन के उपयोग के लिए भूमि का प्रयोग किया जाएगा या फिर नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न सरकारी उपक्रम खोले जाएंगे।
नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया कि सरकारी भूमि पर कब्जा लेकर उन्हें जन उपयोग के लिए ले जाने की यह प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। एक संयुक्त पहल है जिसमें हम लोग सरकारी ज़मीनों को खाली करा रहे हैं और उसी के क्रम में आज यहाँ अतिक्रमण हटाया जा रहा है और इस ज़मीनों को शहर की समस्याओं को हल करने के लिए, चाहे वो ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो, डेडिकेटेड मार्केट क्रिएट करना, वेंडिंग जोन क्रिएट करना, नगर निगम की आय वृद्धि करना, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण, इसके ऊपर इनका प्रयोग किया जाएगा। आज इसको कब्जे में लिया जा रहा है और जल्द ही इसका हम डिज़ाइन तैयार कराएंगे आर्किटेक्ट से और इसके बाद इसमें क्या सबसे बेहतर इस लोकेशन के हिसाब से हो सकता है जिसमें नगर निगम की आय भी हो और आम जनमानस को सुविधा भी हो। तो ये मुहिम अभी चल रही है और हम अगले सप्ताह और भी ज़मीनों को कब्जे में लेंगे। मसूरी में निर्मला इंटर कॉलेज के 72वें वार्षिक उत्सव के अब बतौर मुख्य अतिथि उत्तराखंड के शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत मसूरी पहुंचे। डॉक्टर धन सिंह रावत द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं डॉक्टर धन सिंह रावत ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तय किए गए पैरामीटर के अनुसार उत्तराखंड में शिक्षा प्रणाली का संपादन किया जा रहा है। उत्तराखंड में क्वालिटी एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा 23 लाख छात्रों की अपार आईडी बनाने का काम किया जा रहा है। वन नेशन वन आईडी के तहत प्रत्येक बच्चे की अपार आईडी बनाई जा रही है। अभी तक 9 लाख बच्चों की आईडी बन चुकी है। हर बच्चे की आभा आईडी भी बनाई जा रही है, जिसमें हर बच्चे को डिजिटल हेल्थ कार्ड मिलेगा और 5 लाख तक का इलाज फ्री होगा। उत्तराखंड सरकार जल्द 5000 शिक्षकों की नियुक्ति और करने जा रही है। उन्होंने कहा कि आईटी में भी जल्द 1500 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आज अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में 100 बच्चे, हल्द्वानी में 150, हरिद्वार में 100, देहरादून में 150, श्रीनगर में 150 बच्चे MBBS कर पढ़ाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द उत्तराखंड के पिथौरागढ़, रुद्रपुर और टिहरी में 3 नए मेडिकल कॉलेज और खुलने जा रहे हैं। अभी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी है, जिसको 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में कोर्ट का निर्णय आने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। उत्सव में आज हम यहाँ पे शामिल हुए हैं और मैं कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो जो पैरामीटर हम लोगों ने तय किए हैं सरकार ने, उसको आप अक्षरशः पालन कर रहे हैं। यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन आप लोग दे रहे हैं। यहाँ पे गरीब बच्चे भी पढ़ने आते हैं। यहाँ पे मिड डे मील की सुविधा भी दी जाती है। हर प्रकार से बच्चों का सर्वांगीण विकास जो है आप लोग कर रहे हैं और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड में आजकल हम लोग एक बड़ा काम कर रहे हैं कि 23 लाख बच्चों की अपार आईडी बना रहे हैं। वन नेशन और वन आईडी, ये प्रत्येक बच्चे की हम बना रहे हैं। अभी तक लगभग 9 लाख बच्चों की आईडी बन चुकी है। उप जिलाधिकारी राजकुमार पांडे ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चमोली, रागतोली, हरम, नीलासी मोटर मार्ग पर चल रहे अपग्रेडेशन कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क मोड़ों पर गुणवत्ता से हॉट मिक्स कार्य न होने, सड़क किनारे नाली व दीवार निर्माण कार्य न होने और 2 स्थानों पर कॉजवे क्षतिग्रस्त पाए गए। उप जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि निरीक्षण में सामने आई खामियों को 15 दिनों के भीतर ठीक करना सुनिश्चित करें और अपग्रेडेशन कार्य की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। चमोली, रागतोली, हरमनी मोटर मार्ग के किलोमीटर 4 में हॉट मिक्स कार्य मानक के अनुरूप न किए जाने शिकायत को लेकर सोशल मीडिया पर शिकायतकर्ताओं ने वीडियो प्रसारित की। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने शिकायत के निस्तारण को लेकर SDM की अध्यक्षता में समिति गठित कर स्थलीय निरीक्षण करने के आदेश जारी किए। जिलाधिकारी के निर्देश पर गुरुवार को समिति ने मोटर का संयुक्त निरीक्षण किया। एक सप्ताह से अधिक समय से गायब नाबालिग किशोरी की बरामदगी को लेकर के परिजनों ने सैकड़ों ग्रामीणों के साथ मिलकर मंगलोर कोतवाली परिसर पुलिस पर लापरवाही किए जाने का आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि नाबालिग किशोरी विगत 26 नवंबर को स्कूल के लिए निकली। स्कूल खत्म होने के बाद किशोरी घर वापस नहीं लौटी। अभी तक पुलिस ने किशोरी की तलाश नहीं की और पुलिस किशोरी को नहर में डूबकर आत्महत्या किए जाने की बात कह रही है।
वहीं सीओ मंगलोर विवेक कुमार ने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि कोई नाबालिग किशोरी नसीरपुर कला के पास गंगनहर में डूब रही है। पुलिस ने काफी तलाश की लेकिन नाबालिग किशोरी का कोई सुराग नहीं मिला है। उसके बाद पता चला कि नहर में डूबने वाली किशोरी नसीरपुर गांव की है, जिनके परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से पूरी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। किस लड़के थे 26 तारीख को भी हुई थी और 27 तारीख को वो उसके साथ गई थी। जिस लड़के से वो बात करती थी रवि रवि मंडावली का। अच्छा, फिर वो कहता था कि तुझे अपनी मम्मी से मिला के लाऊंगा। अच्छा, तब से लापता थी। हाँ जी, 26 तारीख को वो लड़का कुछ बात और भी की बोलता थी। था। 27 तारीख को फिर उसने धमकी दे रखी थी, अगर तुमने कभी अपने घर किसी को बताया इस बारे में, तुम दोनों बहनों को तुम्हारे भाई को मार दूंगा। एक मंगलोर क्षेत्र का गांव पड़ता है नसीरपुर। 27 तारीख को एक वाल्मीकि समाज की बेटी जिसकी उम्र 14 से 15 साल है और वो लापता हो जाती है। और जब कोतवाली में हम इंफॉर्मेशन देते हैं तो उसके बाद भी इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती। उसके बाद पता लगता है कि वो लड़की अपनी बहन के साथ में स्कूल जाती है और स्कूल के बाहर से एक लड़के के साथ वो सुबह 9 और 10 के बीच में निकल जाती है और उसके बाद पूरे दिन वो घर पे नहीं आती। जब घर वाले पूछताछ करते हैं तो पता लगता है उसी कम्युनिटी के आदमी, जिस कम्युनिटी का वो लड़का है, वो बताते हैं कि आपकी लड़की तो नहर में डूब गई, परंतु नहर में उसका कुछ ऐसा कुछ अवशेष नहीं मिलता जिससे कि ये पता लगे कि वो नहर में डूब गई है। फिर कोई सबूत नहीं मिलता। 4 तारीख तक पुलिस क्या सोई हुई थी, हम ये पूछना चाहते हैं। 27 तारीख की शाम को 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई, जिसमें कुछ लोगों ने एक लड़की को जो डूबते हुए देखा था। तो नहर में उसका ढूंढने का भी प्रयास किया गया तो उसका पता नहीं चला था। बाद में ज्ञात हुआ कि नसीरपुर कला की रहने वाली जो युवती है, नाबालिग है, और उसके संबंध में जो प्रकरण है वो हुआ है। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और लगातार इसकी तलाश भी जारी है। सीडीआर और बाकी एनालिसिस के आधार पर जो भी संदिग्ध व्यक्ति हैं उनसे पूछताछ। आईआईटी रुड़की के एक छात्र ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। छात्र का शव कमरे के अंदर फंदे से लटका हुआ मिला है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। छात्र के कमरे का दरवाजा तोड़ करके शव को पुलिस ने वीडियोग्राफी करवा करके बाहर निकाला। मृतक छात्र राजस्थान का निवासी बताया गया है। हालांकि अभी तक आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि प्राथमिक जांच में छात्र द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। हालांकि अभी तक छात्र की आत्महत्या की वजह सामने नहीं आई और न ही पुलिस को मौके पर कोई सुसाइड नोट मिला। मृतक के परिजनों को मामले की जानकारी दी गई है और मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है। आईआईटी में एक जवाहर भवन है, उसके हॉस्टल में किसी बंद कमरे में किसी व्यक्ति के शव की सूचना थी। तो वहां जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस के सामने वीडियोग्राफी में वो दरवाजा तोड़ा गया। तोड़ने के बाद अंदर देखा कि वो प्रथम दृष्टया सुसाइड है और सुसाइड के बाद जो अग्रिम कार्रवाई है, बॉडी उतारना, पंचायतनामा, वो सब चीजें चल रही हैं। परिजनों को बता दिया जो राजस्थान के रहने वाले हैं, परिजन शायद आ चुके हैं। उसके स्पष्ट कारण क्या है, क्यों ये इंसिडेंट हुआ, इस पे अभी जांच चल रही है। इसमें उनका स्पेसिफिक अभी कुछ कहना नहीं है। बाकी परिजन आने के बाद तब चीजें बेहतर ढंग से क्लियर होंगी कि क्या कारण रहा, क्यों ऐसा हुआ। बाकी जो फैक्ट तथ्य आते हैं तो उसके बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाएंगे। भारतीय स्टेट बैंक खटीमा शाखा प्रबंधन द्वारा जिला प्रशासन एवं डीआरसी के सहयोग से क्षेत्र से चयनित दिव्यांगों को भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण शाखा LMCO द्वारा बनाए गए उपकरणों का वितरण किया गया, जिसके अंतर्गत 130 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, हाथ रक्षा एवं बैटरी संचालित होने वाली ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक विकास कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 80% से अधिक विकलांगता प्रमाण पत्र वाले 29 पात्रों को इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। शेष दिव्यांगों को हाथ से धक्का देकर चलाने वाली व्हील चेयर और ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नानकमत्ता विधानसभा क्षेत्र के विधायक गोपाल सिंह राणा ने कहा कि सीएम धामी द्वारा दिव्यांगों को उच्च शिक्षा एवं IAS, PCS की कोचिंग कराने के लिए
सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जो कि सराहनीय पहल है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हमारे सितारगंज खटीमा के जो विकलांग या दिव्यांग बच्चे हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, उनको उपकरण देने का जो वित्त पोषण किया है, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे समाज कल्याण अधिकारी हों या एलएम को जो संस्था है जो निर्माण कर रही है ये विकलांग उपकरण का, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जैसा कि मैनेजर साहब ने बताया कि जो स्टेट बैंक है वो खाली एक व्यवसाय का काम नहीं करती बल्कि जन कल्याण का काम करती है। तो आज मैं देख रहा हूँ कि वास्तव में हमारे जो बेचारे विकलांग, दिव्यांग जो बच्चे हैं, जो पुरुष हैं, महिलाएं हैं, उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा, इनको नए उपकरण आज मिले हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पे भारतीय स्टेट बैंक अपने सामाजिक दायित्व को पूरा करते हुए तरह तरह की योजनाएं करते रहता है। आज उसी क्रम में खटीमा ब्लॉक में भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से दिव्यांग भाई बहनों को उपकरण वितरित किए जा रहे हैं, जिससे कि उनकी डेली की दिनचर्या सुगम होगी। वो जो परेशानी महसूस करते हैं उससे उनको छुटकारा मिलेगा। दत्तात्रेय जयंती के पावन पर्व पर 2 दिवसीय सती शिरोमणि माता अनुसैया मेले की तैयारियों को लेकर के उप जिलाधिकारी राजकुमार पांडे की अध्यक्षता में तहसील चमोली सभागार में मंदिर समिति के पदाधिकारी, विभागीय अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें मेले की विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए। सती माता अनुसैया मेला 14 व 15 दिसंबर को आयोजित होगा। बैठक में लोनीवी को अनुसैया पैदल मार्ग, मंदिर परिसर से अत्रि मुनि आश्रम मार्ग और खल्ला मंडल सड़क को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। जल संसाधन को मंदिर परिसर व पैदल मार्ग में पेयजल व्यवस्था सुचारू रखने, वन विभाग व तहसील प्रशासन को अलाव की व्यवस्था और पुलिस विभाग को यातायात प्रबंधन एवं सुरक्षा के सभी इंतजाम करने को कहा गया। स्वास्थ्य विभाग को मेले के दौरान आवश्यक दवाओं के साथ चिकित्सकों की तैनाती करने, जिला पंचायत, नगर पालिका को साफ सफाई और पैदल रास्तों में अस्थायी शौचालय की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। उत्तराखंड के रामनगर क्षेत्र के जंगल साल बोरर कीटों के प्रकोप से गंभीर चुनौती का सामना कर रही हैं। ये कीट साल के पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो इलाके के पारिस्थितिकी तंत्र और जंगल की बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण है। कीटों के हमले में वन अधिकारियों की चिंता और बढ़ा दिया। वे इससे निपटने के उपाय कर रहे हैं। प्रकृति प्रेमियों ने सुझाव दिया कि साल बोरर के संक्रमण से निपटने का एक संभावित तरीका संक्रमित पेड़ों को हटाना और कीटों को खत्म करना है। साल के पेड़ इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, जो जैव विविधताओं में योगदान देते हैं। इससे ही वन्य जीवों को आवास भी मिलता है। वन अधिकारियों के मुताबिक साल बोरर कीट के प्रकोप से न सिर्फ पेड़ों की सेहत को खतरा है, बल्कि व्यापक पारिस्थितिकी संतुलन और वन पर निर्भर लोगों की आजीविका पर भी संकट मंडरा रहा है। ये साल बोरर का अटैक अभी यहाँ पे भी एविडेंसेस आ रहे हैं। हमारे कोटा रेंज में जो साल के क्षेत्र हैं, जहाँ वहाँ पे साल बोरर का अटैक्स आ रहे हैं। तो ये एक्चुअली एक नेचुरल साइकिल भी है। साल के क्षेत्र में साल बोरर का अटैक्स होते रहते कभी साइकिल्स में। इसको देखते हुए ऑलरेडी हल्द्वानी के एरियाज में भी साल बोरर अटैक आया है, तो हमने ऑलरेडी उसको FRI को लिखे हैं और इसके आगे के लिए जो कार्रवाई करना होगा वो साइंटिस्ट यहाँ पे विजिट करेंगे और उसके बाद जो कार्रवाई करना होगा उस पर हम ध्यान देंगे। कि कीट है जिसको साल बोरर कहा जाता है और ये खास तौर से साल के पेड़ों पर हमला करता है। और इसका जो लार्वा है या फिर ये खुद बीटल फैमिली से बिलोंग करता है, ये उसमें छेद कर उसके तने में जो है उसको धीरे धीरे खा के ख़त्म कर देता है और ये बहुत तेज़ी से फैलता है। तो इस मामले में वन अधिकारियों को अवगत कराया गया, तो उनका कहना है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को इसकी सूचना दे दी गई है और इसका एकमात्र रोकथाम का जो उपाय है वो है कि इसके जो इससे प्रभावित जो पेड़ हैं उनको काट कर और उसको लार्वा या जो बीटल है उसको जो है मारा जाए। उत्तराखंड में धारचूला से हल्द्वानी तक करीब 300 पुरानी धर्मशालाएं हैं। माना जाता है कि इन्हें 20वीं सदी के शुरू में दसूली देवी नाम की एक धनी महिला ने बनवाया। राज्य पर्यटन विभाग अब इन धर्मशालाओं को संग्रहालय या कैफे में बदलने में जुटा है। नैनीताल जिले के अल्मोड़ा रोड पर ऐसे ही एक धर्मशाला पर काम चल रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता इस पहल की तारीफ कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे यहाँ रोजगार के नए मौके पैदा होंगे और लोगों का पलायन रोकने में मदद मिलेगी। धर्मशालाओं की परंपरा पूरे भारत में है। धर्मशालाओं में यात्रियों, खासकर तीर्थयात्रियों को मुफ्त या किफायती कमरे या खाना देने की सुविधा होती है।
और बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।